हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग आरएलसी सीरीज़ सर्किट के बारे में डिस्कस करेंगे। अच्छा, इसके पहले वाले जो वीडियोस थे उसमें हम लोगों ने डिफरेंट एसी सर्किट्स के बारे में देखा था। जैसे हमने देखा था प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, प्योरली इंडक्टिव सर्किट, प्योरली कैपेसिटिव सर्किट। उसके बाद हम लोगों ने डिफरेंट सीरीज कॉम्बिनेशन पर चर्चा किया था, आरसी सीरीज सर्किट, आरएल सीरीज सर्किट। तो ये लास्ट की वीडियोज़ में हमने इन टॉपिक्स को कवर किया था और इन सर्किट्स में हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी, क्या क्या चीज़ें समझी थी। एक तो इन सर्किट्स में हम लोगों ने इम्पीडेंस को समझा था कि अलग अलग सर्किट्स में इम्पीडेंस क्या है, और अलग अलग सर्किट्स में जो करंट है उसका वोल्टेज के साथ वो किस फेज में है, लीड कर रहा है या लैग कर रहा है, क्या रिलेशन है उसका वोल्टेज के साथ। इसके साथ ही साथ हमने इम्पीडेंस का नेचर देखा था। तो इस तरह से हमने, और उसके बाद हमने फिर पावर भी कैलकुलेट किया था। ठीक, तो हमने ये सारे पैरामीटर्स लास्ट के वीडियोस में डिफरेंट एसी सर्किट्स के लिए देखे थे। तो यही काम हम इस वीडियो में जिस सर्किट पर करने वाले हैं, जो हमने पैरामीटर्स लास्ट के वीडियोस में डिस्कस किए थे, वही पैरामीटर हम लोग इस आरएलसी सीरीज़ सर्किट पे देखेंगे कि इसमें आरएलसी सीरीज़ सर्किट में क्या जो टोटल इम्पीडेंस होगा वो क्या होगा, फिर करंट और वोल्टेज में क्या रिलेशन होगा। तो लेट्स स्टार्ट विथ आवर सर्किट। तो यहाँ पे देखिए हमारी जो सर्किट है आरएलसी सीरीज़ सर्किट है। प्रतिरोध, प्रेरकत्व तथा संधारित्र इसमें श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर तीनों जो हैं सीरीज में एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। और इस सर्किट में वोल्टेज जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाई किया गया है V से रिप्रेजेंट किया गया है इसे, और V बराबर है Vm साइन ओमेगा टी। ठीक, और इसकी वजह से जो करंट फ्लो हो रही है, अल्टरनेटिंग करंट, दैट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय I हियर। I से रिप्रेजेंट किया गया है करंट को। तो अच्छा देखिए यहाँ पे जब करंट फ्लो होगी तो जो रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है उसको क्रमशः VR से, VL से और VC से रिप्रेजेंट किया गया है। रजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है उसको VR से रिप्रेजेंट किया गया है, इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है उसको VL से रिप्रेजेंट किया गया है, और कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है उसको VC से रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक, तो अब देखिए हम एक बारी बारी से इस पर देखते हैं कि VR क्या होगा, VL क्या होगा और VC क्या होगा। ठीक है, उसके बाद जब हम इसमें हम क्या करेंगे कि बारी बारी से VR, VL और VC को समझेंगे कि ये किस तरह से किस रूप में होंगे, और उसके बाद हम ओवरऑल सबकी वजह से VR, VL और VC की वजह से जो ओवरऑल हमारा वोल्टेज होगा उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक, तो पहले हम देखते हैं VR क्या होगा। VR क्या है? VR जो है वो रेजिस्टेंस R में जो वोल्टेज ड्रॉप है। तो जब हम लोग ये जानते हैं कि किसी प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में अगर कोई प्योरली रेजिस्टिव सर्किट है, ठीक है, तो उसमें जो भी वोल्टेज हमने अप्लाई किया है तो सर्किट में जो करंट फ्लो होगी वो उस वोल्टेज के साथ सेम फेज में होगी। ठीक है, तो ये होता है प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में। तो इस तरह से जो VR बराबर क्या होगा, VR बराबर होगा हमारा I इंटू R, और ये जो करंट है वो वोल्टेज के साथ सेम फेज में होगी। ठीक, अब अगर हम इंडक्टर की बात करें तो हम जानते हैं कि प्योरली अभी हम इंडिविजुअल इफेक्ट देख रहे हैं। तो हम जानते हैं कि जो प्योरली इंडक्टिव सर्किट अगर है कोई, और इसमें हमने अल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाई किया हुआ है, तो उसमें अल्टरनेटिंग करंट फ्लो होगी। ठीक, तो मान लीजिए कि वोल्टेज वो V है। तो ये जब हमने प्योरली इंडक्टिव सर्किट पढ़ा था तो वहाँ पे देखा था कि जो हमारा वोल्टेज है वो करंट से 90 डिग्री लीड कर रहा है, या जो हमारी करंट है वो वोल्टेज से, अगर ये वोल्टेज है हमारा तो इससे करंट क्या होगा, करंट जो है 90 डिग्री लैग करेगा। तो इसी को हम दूसरे शब्दों में भी कह सकते हैं कि जो हमारा वोल्टेज है इस प्योरली इंडक्टिव सर्किट का वो करंट से 90 डिग्री लीड कर रहा है।
तो ये हो गई इंडिविजुअल हमारे वीएल की बात, इंडिविजुअल वीएल की बात, कि वीएल क्या होगा। जो वीएल होगा वो करंट से 90 डिग्री लीड करेगा, ठीक। अगर हम इसी फेजर डायग्राम को इस तरह से भी बना सकते हैं, ये अगर हमारी करंट है तो वोल्टेज जो बनेगा वीएल वो दैट विल लीड बाय 90 डिग्री फ्रॉम करंट, ठीक। तो अच्छा, यहाँ पे वीएल बराबर क्या होगा, वीएल और अगर आई में हमें फॉर्म रिलेशन निकलना हो तो वीएल बराबर क्या होगा, करंट इनटू इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्सएल से, तो वीएल बराबर क्या हो जाएगा, आई इंटू एक्सएल। और एक्सएल बराबर क्या होता है, एक्सएल बराबर होता है ओमेगा एल या 2 पाई एफ एल, ठीक। तो ये बात हो गई हमारी कि सिर्फ अगर हम वीएल की बात करें तो वीएल का करंट के साथ वो किस तरह से, वीएल करंट के साथ कैसे होगा रिलेशन, उसका फेज का रिलेशन। अब हम अगर वीसी की बात करें तो याद करिए अपने प्योरली कैपेसिटिव वाले टॉपिक को, जिसमें हमने पढ़ा था कि एक प्योरली कैपेसिटिव सर्किट है जिसमें सिर्फ एक कैपेसिटर है और हमने इसमें अल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाई किया है, तो जो करंट फ्लो है ये आई से रिप्रेजेंट किया गया है। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो वोल्टेज है उसमें ये करंट लीड करती है, करंट जो है वोल्टेज से 90 डिग्री करंट है, ये 90 डिग्री से लीड करती है वोल्टेज से। या इसी फेजर डायग्राम को हम ऐसे बनाएं तो वोल्टेज, अगर हम करंट को बेस माने तो वोल्टेज विल लैग बाय करंट, वोल्टेज विल लैग फ्रॉम करंट बाय 90 डिग्री या पाई बाय 2 रेडियन, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा वोल्टेज का फेजर। तो इसमें क्या हो रहा है, प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में जो वोल्टेज है वो करंट से 90 डिग्री लैग कर रही है, या जो करंट है वो वोल्टेज से 90 डिग्री लीड कर रहा है। तो ये हो गई वीसी की बात। वीसी और करंट के फेजर रिलेशन को हमने एक बार रिकॉल कर लिया, ठीक। तो अच्छा, ये बताइए जो वीसी होगा इसका करंट के साथ क्या रिलेशन होगा, वीसी इक्वल टू आई इंटू इसका कैपेसिटिव रिएक्टेंस, तो आई इंटू हो जाएगा एक्सी, ठीक। और एक्सी बराबर होता क्या है, एक्सी बराबर होता है 1/ओमेगा सी या 1/2 पाई एफ सी, ठीक है। तो हमने इतनी बातों को समझ लिया इस सर्किट में। अब हम अपने नेक्स्ट स्टेप पे मूव करते हैं, जिसमें हमें ये समझना है कि हमारा ओवरऑल जो वोल्टेज होगा उसका फेज करंट के साथ क्या होगा, और उसके अकॉर्डिंग हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो हमारा इम्पिडेंस होगा इस सर्किट का उसका नेचर क्या होगा, वो लीड करेगा कि लैग करेगा। अभी तो हमने इंडिविजुअल देखा, अब हम ओवरऑल इस आरएलसी सीरीज सर्किट का ओवरऑल नेचर देखेंगे रेजिस्टेंस के टर्म में और उसके वोल्टेज के टर्म में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे यही सब हमने यहाँ पे लिखा भी है इसको समझने के लिए कि वी आर बराबर आई आर, वी एल बराबर आई इंटू एक्सएल और वी सी बराबर आई इंटू एक्सी, ठीक। अब देखिए जो हमने अभी इंडिविजुअली पढ़ा है उसी को यहाँ पे एक बार फिर से कंबाइन करते हैं। तो कंबाइन किया हमने, तो देखिए एक मिनट, हाँ, कंबाइन जब हमने किया ओवरऑल अपने डिस्कशन को, तो हम ये जो हमारा वोल्टेज है वी आर, ठीक। और अगर हमने करंट की भी डायरेक्शन को यही माना है, करंट का भी मतलब हमने यही माना है रेफरेंस, तो जो हमारा बी आर है वोल्टेज है वो करंट के साथ सेम फेज में होगा। तो ये हमने करंट का, अच्छा इसी मतलब फेजर से ही हमारा वोल्टेज का ट्रायंगल बना है, ठीक है। तो यहाँ वी आर जो होगा वो करंट के साथ सेम फेज में होगा। अब देखिए जो वी एल होगा, वी एल जो होगा वो मतलब वी एल इज़ वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, तो voltage across inductor will be lead current by pi by 2 रेडियन या 90 डिग्री। तो ये हमारा VL हो गया, ठीक है। और व्हाट अबाउट VC, VC जो होगा वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर विल लैग बिहाइंड करंट बाय पाई बाय 2 रेडियन, तो ये हमारा हो जाएगा VC, ठीक। अब यहाँ पे हम लोग कई 2-3 केसेस को देख सकते हैं। यहाँ पे हमें ये तो पता नहीं है कि कि हमारा जो हमने सर्किट यहाँ ड्रॉ किया था उसमें हमें ये तो पता नहीं था कि जो इंडक्टर और कैपेसिटर की वजह से जो हमारा
एक्ससी है, एक्सएल है और जो एक्ससी है, इसमें से कौन ज़्यादा है, कौन सा किसका असर ज़्यादा है, ये तो हमें पता नहीं है। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं, अगर हम मान लिए कि जो एक्सएल है, एक्सएल इज़ ग्रेटर देन एक्ससी, अगर हम इस केस को एज्यूम करके चलें कि जो एक्सएल है वो एक्ससी से बड़ा है, जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है वो कैपेसिटिव रिएक्टेंस से बड़ा है, तो अगर इस केस में क्या हो जाएगा हमारा, यही हमने एज्यूम किया इस कंडीशन में, तो इस केस में हमारा VL विल बी ग्रेटर देन VC। ठीक, VL जो होगा वो VC से बड़ा ग्रेटर होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जब VL VC से ग्रेटर होगा तो ऑब्वियस सी बात है VL ही हमारा, उसका जो नेट हमारा वोल्टेज आएगा अक्रॉस इंडक्टर और कैपेसिटर, उसमें हम कैसे वो फाइंड आउट करेंगे, VL माइनस VC से फाइंड आउट करेंगे, जो कि यहाँ पे इतने लेंथ को दर्शाया गया है। हम देख सकते हैं कि VL ये हमारा यहाँ तक VL हो गया और ये VC हो गया, और VL माइनस VC ये हो गया हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या अज्यूम किया गया है, यहाँ पे ये अज्यूम किया गया है कि XL इज़ ग्रेटर देन XC। तब हम कह सकते हैं कि जो नेट हमारा वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर और कैपेसिटर है वो VL माइनस VC है। ठीक, अब देखिए, तो हमने ये सारे अलग अलग कंपोनेंट्स बना लिए, अब क्या है, ड्रॉ कर लिए। उसके बाद अब हमें चाहिए ओवरऑल हमारा जो इफ़ेक्टिव वोल्टेज होगा RLC सीरीज सर्किट का, वो क्या होगा। तो वो क्या होगा, ये होगा रिजल्टेंट वोल्टेज हमारा, यहाँ पे ये V से रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है, तो क्योंकि ये हमारा VR का फेज़र हो गया और ये हमारा VL माइनस VC का हो गया, रिजल्टेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको अगर यहाँ पे एक और खींचें फेज मतलब वेक्टर, तो यहाँ पे हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा नेट वोल्टेज ऑफ RLC सीरीज सर्किट या रिजल्टेंट वोल्टेज ऑफ RLC सीरीज सर्किट। तो अब बताइए ज़रा, ये जो V बराबर क्या हो जाएगा, V बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से, हाँ V बराबर हो जाएगा हमारा अंडर रूट VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर। ये तो होगा V बराबर हो जाएगा अंडर रूट VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको हमने यहाँ पे लिखा है, यहाँ से समझते हैं। देखिए, V बराबर VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर, और अगर हम VR बराबर हमने ऊपर यहाँ पे लिखा भी था, VR बराबर IR, VL बराबर I इंटू XL और VC बराबर I इंटू XC। तो इस तरह से हम सारी वैल्यूज़ यहाँ पुट कर दें, तो यहाँ पे हम I कॉमन ले सकते हैं, और I कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा V बराबर I और अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ से I बराबर क्या हो जाएगा, I बराबर हो जाएगा V अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए, ये जो हमारा V के साथ अपॉन में जो टर्म है वो पूरी सर्किट का ओवरऑल प्रतिरोध, या जिसको हम AC सर्किट में कहते हैं प्रतिबाधा, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं Z से। और Z बराबर होता क्या है, Z बराबर है अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। ये RLC सीरीज सर्किट के लिए इम्पिडेंस होगा। ठीक है, जिसे हम कहते हैं प्रतिबाधा। अच्छा, तो यहाँ पे जो हमने वोल्टेज ट्रायंगल बनाया था उसी की तरह हम लोग यहाँ पे इम्पिडेंस ट्रायंगल भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो और हम सर्किट का नेचर बता सकते हैं कि जो इम्पिडेंस का नेचर वो क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए, अगर हम इस वोल्टेज ट्रायंगल में, यहाँ पे वोल्टेज ट्रायंगल में अगर ये VR बराबर I कर दें, I से डिवाइड कर दें, और यहाँ पे I से डिवाइड कर दें, और यहाँ पे I से डिवाइड कर दें। ठीक है, तो हमारा VR अपॉन I क्या हो जाएगा, R हो जाएगा रेजिस्टेंस, V अपॉन I कैपिटल V अपॉन कैपिटल I क्या हो जाएगा, Z इम्पिडेंस, और VL अपॉन I माइनस VC अपॉन I विल बी XL माइनस XC। ठीक है, तो इस तरह से हम इम्पिडेंस ट्रायंगल को भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पे इम्पिडेंस ट्रायंगल से हमें क्या पता चल रहा है, यहाँ पे देखिए, हमने शुरू में ही अज्यूम किया था कि XL इज़ ग्रेटर देन XC। तो यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि ये वोल्टेज ट्रायंगल से ही हमने इम्पिडेंस ट्रायंगल को ऐसे ही ड्रॉ किया है जैसे वोल्टेज ट्रायंगल हमने ड्रॉ किया था। ठीक, तो यहाँ पे जो नेट
रिएक्टेंस है सर्किट का वो कैसा है, यहाँ पे जो सर्किट का नेट रिएक्टेंस है दैट इज़ एक्स बराबर एक्सएल माइनस एक्ससी, वो हमारा इंडक्टिव नेचर का है क्योंकि एक्सएल इज़ ग्रेटर देन एक्ससी। ठीक, तो ये हो गई हमारी फेजर डायग्राम ऑफ वोल्टेज ट्रायंगल हो गई, इम्पीडेंस ट्रायंगल हो गई, और हमने यहाँ पे इम्पीडेंस को समझ भी लिया कि हमारे आरएलसी सीरीज सर्किट में जो इम्पीडेंस होगा वो क्या होगा। तो इम्पीडेंस क्या होगा, जेड बराबर हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर। और यहाँ पे एक्सएल और एक्ससी क्या है, एक्सएल है इंडक्टिव रिएक्टेंस प्रेरकीय प्रतिघात, और एक्ससी है कैपेसिटिव रिएक्टेंस ये संधारित्रीय प्रतिघात, और एक्सएल बराबर हम लिखते हैं ओमेगा एल बराबर 2πfl, और एक्ससी बराबर होता है 1/ओमेगा सी बराबर 1/2πfc, क्योंकि ओमेगा बराबर होता है 2πf। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं ज़रा कि हमने देख लिया वोल्टेज करंट को देख लिया, फिर इम्पीडेंस भी देखा। अब जो इसका जो हमारा ये फेज है ना, सॉरी ये जो फाई है, हाँ वही जो फेज है हमारा F5 से जिसे रिप्रेजेंट किया है डिफरेंस बिटवीन जो हमारा वोल्टेज एंड करंट। ठीक है, इसे जो हमने रिप्रेजेंट किया है डिफरेंस नहीं, मतलब जो फेज डिफरेंस जो है फाई, वो फेज डिफरेंस बिटवीन जो वोल्टेज एंड करंट है वो फाई है। तो इससे हम अगर tan फाई निकालें, tan फाई और cos फाई की वैल्यूज़, क्योंकि cos फाई हमारा क्या होता है, पावर फैक्टर होता है, और फाई बराबर हो जाएगा हमारा, पहले हम tan फाई निकालेंगे फिर फाई कैलकुलेट कर सकते हैं। तो tan फाई देखिए यहाँ से वोल्टेज ट्रायंगल से भी देखिए और इम्पीडेंस ट्रायंगल से भी देखिए। tan फाई वोल्टेज और इम्पीडेंस ट्रायंगल से क्या होगा, बारी बारी से देखते हैं। tan फाई जो होगा हमारा, एक मिनट, tan फाई जो होगा हमारा ये, तो tan कैसे कैलकुलेट करते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan फाई क्या हो जाएगा, VL माइनस VC अपॉन R, या फिर इम्पीडेंस ट्रायंगल से हम tan फाई देखेंगे तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस दैट विल बी XL माइनस XC अपॉन R। तो ये हमारा हो जाएगा tan फाई। ठीक है, अच्छा cos फाई क्या होगा, देखिए cos फाई क्या होगा, cos फाई जो होता है हमारा आधार बटे कड़ होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो cos फाई जो हमारा हो जाएगा VR अपॉन V यहाँ से हो जाएगा, और इम्पीडेंस ट्रायंगल से हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो हो जाएगा R अपॉन Z। ये हमारा पावर फैक्टर हो जाएगा। ठीक, वही चीज़ हमने यहाँ पे लिखा है कि tan फाई विल बी XL माइनस XC अपॉन R। देखिए tan फाई विल बी XL माइनस XC अपॉन R परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, या हम कह सकते हैं कि VL माइनस VC अपॉन VR। ठीक है, फ्रॉम द वोल्टेज ट्रायंगल। और XL माइनस XC क्या होता है, वो नेट रिएक्टेंस होता है या कुल प्रतिघात होता है। तो XL माइनस XC इज इक्वल टू X, तो tan फाई हो जाएगा X अपॉन R। या अगर हम फाई सिर्फ कैलकुलेट करें तो फाई बराबर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स XL माइनस XC अपॉन R। और cos फाई क्या हो जाएगा, R अपॉन Z, और Z का मान यहाँ रख देंगे तो R अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, और XL माइनस XC होता है हमारा X या नेट रिएक्टेंस। तो फाइनली हमारा cos फाई क्या आ जाएगा, cos फाई आ जाएगा R अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर। ठीक, तो इतनी बातें हमने देख ली। अब जो है कि जो हमारा RLC सर्किट है उसका नेचर, अभी हमने शुरू में भी ये बताया था कि हम क्या मान के चले हैं कि RLC सर्किट जो है उसमें हमने ये मान लिया है कि जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है वो कैपेसिटिव रिएक्टेंस से बड़ा है। ये तो हमने शुरू से ही इसमें एज्यूम किया है, और इसमें किसके बेसिस पे हमने ये जेड की वैल्यू निकाली है। ठीक है, लेकिन इसमें और भी केसेस हो सकते हैं। क्या क्या केसेस हो सकते हैं, हम ये भी हो सकता है कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस इंडक्टिव रिएक्टेंस से ज़्यादा हो जाए, या फिर ये भी हो सकता है कि दोनों के मान बराबर हो जाएं। ठीक है, तो और भी केसेस हो सकते हैं। तो इसके बेसिस पे यहाँ पे और कौन कौन से केसेस हो सकते हैं, अगर मान लीजिए यहाँ पे, अच्छा इसी सर्किट को देखते हैं। ठीक है, वो नीचे हमने लिख दिया है, एक बार इसको देख लेते हैं फिर वहाँ पे देख लेंगे। देखिए, अगर इस सर्किट में हम मान लें कि हमारा XL जो है वो XC से बड़ा है, क्या मान लें कि जो हमारा XL है वो
XC से बड़ा है। इसका मतलब क्या हो गया कि ओमेगा L जो हमारा हो, XL बराबर होता है क्या, XL बराबर होता है ओमेगा इंटू एल। तो इस तरह से ओमेगा L ग्रेटर देन 1/ओमेगा c, क्योंकि XC बराबर होता है 1/ओमेगा c। ठीक, तो अगर ओमेगा L हमारा 1/ओमेगा c से बड़ा है या XL XC से बड़ा है, तो जब हम कैलकुलेट करेंगे XL माइनस XC तो ये पॉजिटिव वैल्यू आएगा। ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा ओमेगा L बड़ा है ना XL XC से, तो जो सर्किट का जो व्यवहार होगा, जो सर्किट का बिहेवियर होगा, वो कैसा होगा, इंडक्टिव होगा। तो जब सर्किट का बिहेवियर इंडक्टिव होगा, तो हम जानते हैं कि अगर जब बिहेवियर इंडक्टिव होता है तो उस केस में जो करंट है वो वोल्टेज से लैग करती है, या वोल्टेज जो है वो करंट से लीड करता है। तो अगर हम इस पहला जो केस है जिसमें हमने माना है कि XL इज़ ग्रेटर देन XC, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में हमारा जो सर्किट का नेचर होगा वो इंडक्टिव होगा तथा जो करंट है वो वोल्टेज से लैग करेगी। अच्छा, अब दूसरे केस को कंसीडर करते हैं। तो दूसरे केस को कंसीडर करते हैं, मान लेते हैं हम दूसरे केस में कि हमारा XC जो है वो XL से बड़ा है, या जो XL है वो XC से छोटा है। दोनों बात एक ही हुआ, XC जो XL से बड़ा है या XL XC से छोटा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ओमेगा L जो है वो 1/ओमेगा c से छोटा है। ठीक है, इसका मान ओमेगा L का मान 1/ओमेगा c से कम है। तो इस तरह से अगर हम कैलकुलेट करेंगे कि XL माइनस XC की वैल्यू, तो इसका मान नेगेटिव आएगा, इसका मान नेगेटिव आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो सर्किट का बिहेवियर है, सर्किट का जो व्यवहार है वो कैसा होगा, कैपेसिटिव होगा। और इस केस में जो करंट हमारी होगी, करंट जो होगी वो वोल्टेज से लीड करेगी। ठीक है, ये हमारा दूसरा केस भी हो गया। एक और केस हो सकता है कि जब दोनों के मान बराबर हैं, दोनों के मान जब बराबर होंगे का मतलब XL बराबर XC, तो ओमेगा L बराबर 1/ओमेगा c। और इस तरह से जब हम XL माइनस XC को कैलकुलेट करेंगे, तो XL माइनस XC का जो हमारा नेट रिएक्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा, वो 0 के बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से जो हमारा नेट रिएक्टेंस होगा सर्किट का वो 0 के बराबर हो जाएगा। और याद करिए कि जो हमारा जो RLC सीरीज सर्किट का जो नेट इम्पीडेंस होता है वो किसके बराबर होता है Z बराबर √R² प्लस X²। तो यहाँ पे X का मान, नेट रिएक्टेंस का मान तो 0 हो गया। तो इस तरह से जो हमारा सर्किट होगा उसका बिहेवियर कैसा होगा, वो प्योरली प्योरली रेजिस्टिव होगा। प्योरली सर्किट का जो बिहेवियर होगा प्योरली रेजिस्टिव होगा। ठीक, और हाँ, हम जानते हैं कि प्योरली रेजिस्टिव सर्किट जो होती है उस केस में करंट और वोल्टेज दोनों सेम फेज में होते हैं। और यही जो कंडीशन है, इसी कंडीशन को हम कहते हैं रेजोनेंस, या हिंदी में अनुनाद। कौन सा कंडीशन, जिस कंडीशन में, ऐसा कंडीशन जब इंडक्टिव रिएक्टेंस कैपेसिटिव रिएक्टेंस के बराबर हो जाता है तथा इसकी वजह से क्या होगा, जो सर्किट का व्यवहार होगा प्योरली रेजिस्टिव होगा। और इस स्थिति में करंट और वोल्टेज दोनों सेम फेज में होंगे। तो इसी विशेष स्थिति को रेजोनेंस या अनुनाद कहा जाता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। जो हमारा रेजोनेंस सीरीज़ में रेजोनेंस की कंडीशन क्या होती है और इसके बारे में हम लोग विस्तार से अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। अभी हमने देखा एक तरह से बेसिक आइडिया ले लिया कि रेजोनेंस की कंडीशन क्या होती है। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। थैंक यू एवरीवन।